हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल और आज के सेशन पे। आज का सेशन है उड़ान योजना से संबंधित। उड़ान, जिसे हम उड़े देश का जो आम नागरिक है इससे संबोधित करते हैं, और हाल ही में इस स्कीम को, इस योजना को, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आती है, इसे 8 साल पूरे हुए हैं। तो इस सेशन में हम उड़ान योजना के बारे में कुछ मुख्य बातों को समझेंगे, कुछ मुख्य विशेषताएं जानेंगे, कौन कौन यहाँ पर लाभार्थी रहे हैं, और साथ ही में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है, और निष्कर्ष के साथ इस पूरे सेशन को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे टाइटल का, तो टाइटल है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म है आपका RCS। इसके अंतर्गत आपकी जो योजना है दैट इज उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, जो यहाँ पर योजना लाई गई थी, उससे संबंधित हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। इट इज रिलेवेंट विद GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है, इससे संबंधित ये सेशन रहेगा। तो सुर्खी में क्यों है? हाल ही में जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, या जिसे आप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें उड़ान दैट इज उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना ने 8 साल को पूरा कर लिया है। और इस योजना के तहत जो भारत में हवाई यात्रा करने की, और बोल सकते हैं कि हर आम इंसान के लिए हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हाल ही में इसी योजना के तहत, मतलब पूरे 8 साल होने के तहत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश में कई जगह यहाँ पर हवाई अड्डे या एयरपोर्ट्स का उद्घाटन भी किया, जैसे कि सहारनपुर में, रीवा में, और आपके अंबिकापुर हवाई अड्डे शामिल है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर हम बात करें तो उड़ान, जो आपकी RCS स्कीम के अंतर्गत ये लाई गई थी स्कीम, तो इसे 8 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए हम उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी इस उड़ान स्कीम के, या फिर बोल सकते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में, तो इसे जो चलाने वाली मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आपको ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कब हुई, जेनेसिस, ये स्कीम कब लॉन्च हुई, तो 2016 के अंदर। और ये नेशनल जो एविएशन पॉलिसी है, नेशनल सिविल एविएशन जो पॉलिसी है, इसके तहत एक मुख्य हिस्सा बनी थी ये योजना। तो यहाँ अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय नागरिक जो उड्डयन नीति है, उसके एक महत्वपूर्ण, बोल सकते हैं, घटक के रूप में आपकी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, जिसमें उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था। आगे बात करें तो पहली जो उड़ान भरी थी स्कीम के तहत, वो यहाँ पर 2017 में शिमला से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली यहाँ पर उड़ान भरी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फ्लाइट थी, जो इनोग्रेटेड, बोल सकते हैं ना, जैसे वंदे भारत का जब इनोग्रेशन किया था तो पहली ट्रेन कहाँ चली थी, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह से बुलेट ट्रेन जब लॉन्च होगी, तो जब उड़ान स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, तो पहली जो इनॉग्रल फ्लाइट थी दैट कनेक्टेड शिमला टू दिल्ली इन 2017। फिर अगर हम बात करें तो ये कैसी स्कीम है, तो ऑफकोर्स ये मतलब सेंट्रल आपकी जो सेंटर ओरिएंटेड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्पस क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि सबसे पहले जो उड्डयन आपका क्षेत्र है, राइट, वो जो सेक्टर है, उसके बुनियादी ढांचे को हमें मजबूत करना है, आपकी कनेक्टिविटी को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है। साथ ही में भारत में जो कम सेवा वाले क्षेत्र हैं, या बोल सकते हैं जो रिमोट एरियाज है, राइट, उनको यहाँ पर मुख्य रीजन से या मेजर रीजन से कनेक्ट करना, और आम जनता को बहुत ही अफोर्डेबल तरीके में हमारे यहाँ पर हवाई यात्रा को किफायत बनाना। राइट, तो आम जनता को यहाँ पर पर्पस अगर हम इसका देखें तो मुख्य उद्देश्य यही है, जो कॉमन लोग हैं, राइट, उनके लिए हवाई यात्रा को अफोर्डेबल बनाना और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को यहाँ पर एक साथ कनेक्ट करना। आगे बात करते हैं किसके बारे में, हम स्कीम के बारे में। तो जब ये लॉन्च हुई थी तो यहाँ पर 4500 करोड़ का यहाँ पर अलोकेशन किया गया था एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 517 रीजनल कनेक्टिविटी, बोल सकते हैं, स्कीम के तहत रूट्स बनाए गए थे।
मतलब 517 यहाँ पर नए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बोल सकते हैं जो योजना है, इसके तहत नए रूट्स का यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि 76 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अभी तक करीबन 1.5 करोड़ लोग, मतलब 1.30 1.50 करोड़ के लगभग लोग इस उड़ान स्कीम का यहाँ पर फायदा ले चुके हैं, लाभ ले चुके हैं। इसी के तहत अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट्स की जो संख्या है, हवाई अड्डों की जो संख्या है, इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, वहीं अब 2023 में मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ग्रोथ यहां देखी गई है। दैट इज अराउंड 148 एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड। तो ये कुछ मुख्य विशेष बातें हैं आपके रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम या उड़ान स्कीम के तहत। आगे अगर हम बात करते हैं तो लाभ क्या क्या रहे हैं इस योजना के तहत, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम? सबसे पहले सब्सिडाइज्ड सीट, मतलब सब्सिडाइज्ड का सीधा सा मतलब है कि आप लोगों को बहुत किफायती या अफोर्डेबल रेट्स पे आप टिकट्स दीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर लगेगा वो सरकार यहाँ पर पे करेगी, जो भी आपकी एजेंसी है या जो भी आपकी कंपनी है उसे, राइट? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किफायती यहाँ पर रेटें रखी गई है ताकि सामर्थ्य सुनिश्चित कर सके, अफोर्डेबल, हम यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी सुनिश्चित कर सके। तो यात्रा शुल्क की सीमा निर्धारित करी गई है। शुरुआत में अगर हम देखें तो 2500 रुपये प्रति यात्री यहाँ पर निर्धारित किया गया था, विच इज वेरी मिनिमल अगर हम देखते हैं। दूसरा, एयरलाइंस को यहाँ पर सरकार समर्थन देगी, जो सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पर यात्रियों को इस तरह से कम शुल्क में जो टिकट प्रदान की जाएगी, उसका यहाँ पर जो नुकसान होगा एयरलाइन के लिए, उसको यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब फंडिंग करेगी, कौन करेगी? तो सरकार करेगी, उस फीस को भरने के लिए, या जो गैप यहाँ पर दिया गया है जिससे एयरलाइंस को नुकसान हो सकता है, उस गैप को यहाँ फिल करने के लिए। तो मुआवजा जो रहेगा वो यहाँ सरकार देगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें कि घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगाकर योजना को यहाँ पर बोल सकते हैं कि समर्थन दिया गया है। साथ ही में बाजार संचालित मॉडल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एयरलाइंस जो है वो विशिष्ट या जो मार्ग है, मतलब जो उनके बेसिक स्पेसिफिक रूट्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये हमेशा चलती है, क्योंकि जिस तरह से उनको जहाँ प्रॉफिट होता है उसी मार्गों पर या रूट्स पर वो अपना संचालन करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मॉडल रखा गया है, ये दूसरे जो छोटे रीजन से उनकी भी कनेक्टिविटी यहाँ बढ़े, इसलिए यहाँ पर इस तरह के मॉडल्स लाए गए हैं। और अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें तो योजना का 5th चरण, मतलब 5th फेज जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उड़ानों के लिए दूरी के अंतर को 600 किलोमीटर तक कम कर दिया है, और यहाँ पर जो फंडिंग है वो भी एयरलाइंस के लिए सरकार ने बढ़ा दी है। तो ये कुछ मुख्य विशेष बातें हैं जो हमें आरसीएस या उड़ान जो आपकी योजना है इसके तहत समझनी है। आगे बात करते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एग्जीक्यूशन है, मतलब एग्जीक्यूट वाली जो या ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से काम हो रहा है, उसको यहाँ पर मॉनिटर करती है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनके जो अचीवमेंट्स रहे हैं यहाँ पर, उनमें एयरक्राफ्ट की डिमांड, मतलब स्कीम के तहत क्योंकि आप ज़्यादा रूट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको लोग भी, अगर हम देखें तो लोग भी यहाँ पर, अब जो बेनिफिशियरीज है वो भी यहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर डिमांड फॉर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ बढ़ गई है। साथ ही में टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा मिला है, पर्यटन को यहाँ पर प्रोत्साहन और बढ़ावा मिला है, क्योंकि उड़ान जो 3.0 है, अगर हम बात करें अभी 5th फेज में है, और इसमें जो यहाँ पर चरण है इसमें उड़ान 3.0 के तहत जो नए यहाँ पर पर्यटन रूट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ जो झारखंड में है, अमृतसर जो पंजाब में है, और अगाटी द्वीप जो कि लक्षद्वीप में है। कुछ ऐसे रीजन्स जहां पर बोल सकते हैं जिनको इंक्लूड किया गया है अब इसके तहत, उड़ान स्कीम के तहत, जिससे ग्रेटर इंक्लूजन हम देख सकते हैं। और इन जगहों पर जहां पर थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट होती थी, वहां पर अब एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, जिससे आपके इन रिमोट डेस्टिनेशंस पर भी पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। तो ये की अचीवमेंट्स रहे हैं स्कीम के तहत। तो क्रियान्वयन एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही रहेगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो एयरप्लेन्स है उनकी मांग बढ़ी है, साथ ही में पर्यटन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। आगे अगर हम बात करें तो इस उड़ान स्कीम के तहत 34 स्टेट्स और यूटीज, मतलब कुल मिला के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है,
जिसमें आप मुंद्रा से लेके, तेजू से लेके, कुल्लू से लेके सालेम, मतलब आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी अगर आप देखते हैं पॉइंट्स, तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है, सारी दिशाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। चाहे वो गुजरात के मुंद्रा से लेकर आपके तेजू अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेके आपके तमिलनाडु के सलेम वाला क्षेत्र हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे भारत को जोड़ने का यहाँ पर बोल सकते हैं प्रपोजल यहाँ देखा गया है। साथ ही में एरोड्रोम्स बनाए गए। एरोड्रोम्स आप देखते होंगे कुछ ऐसी जगह जो स्पेशली एयरक्राफ्ट्स के लैंडिंग के लिए, वहाँ पर डिपार्टिंग के लिए, राइट, बोल सकते हैं एयर स्ट्रिप्स बनाने के लिए बनाई जाती हैं। तो टोटल 86 एरोड्रोम्स हैं जो उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पर ऑपरेशनल है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ मुख्य बातें ये जो आप अपने आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आगे बात करें तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1995 को होता है। पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1995 से पहले 2 तरह की एजेंसीज हुआ करती थी, अथॉरिटीज हुआ करती थी। एक नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मतलब इन दोनों की अलग अलग अथॉरिटी होती थी। तो 1995 में इन्हें ही मर्ज करके एक यहाँ पर अथॉरिटी बनाई, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तब से ये काम कर रही है। इसके आगे अगर हम बात करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि स्कीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एविएशन जो आपका इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसे यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, पर्यटन को यहाँ प्रोत्साहन मिला है। साथ ही में जो लार्जर पॉपुलेशन है, जो आम आदमी है, उसके लिए भी यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रैवलिंग को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, बोल सकते हैं इनिशिएटिव्स जो है वो एविएशन सेक्टर को और ज़्यादा ग्रोथ देंगे। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो सोशल इंक्लूजन का भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी उड़ान स्कीम के तहत, जिसको अभी 8 साल पूरे हुए हैं। आगे बात करें तो जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, जो कि अंकित अवस्थी सर के द्वारा हर जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को यहाँ पढ़ाया गया है, दैट इज अवेलेबल इन 1499। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच 4999 में अवेलेबल है। साथ ही में अगर आप किसी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो किसी पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो या बीपीएससी हो, सभी के लिए अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आगे अगर हम बात करें तो फॉर नोट्स, अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो वो आप हमारे कॉल सेंटर और वेबसाइट पर विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन में सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको पूरी स्कीम के बारे में और जो भी मेजर अचीवमेंट्स, फीचर्स इनके बारे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू हैव एंजॉयड। पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट करें। साथ ही में इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।